नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट, इस चैनल पे बिहार बोर्ड कॉमर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। लगातार आप लोगों को वीडियोस मिल रहा होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम काफी करीब आ गया है और मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आने ही वाले हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह टॉपिक आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही वाला है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, मतलब वसूली खाता कैसे तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में वसूली खाता कहते हैं। यह टॉपिक केवल 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है। और चूंकि यह टॉपिक डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है, इसी वजह से मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट को भी यह टॉपिक देखना चाहिए और समझना चाहिए। इस टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के डिजोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं? तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है, जब डिजोल्यूशन होता है, उस वक्त रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो आइए, इसका फॉर्मेट हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। इसका जो फॉर्मेट है स्टूडेंट, इस तरह से टी शेप में बनेगा, जो आपको पता है। इस तरीके से टी शेप में पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और यहाँ हेडिंग में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से पता है, कोई लेजर अगर है तो लेफ्ट में डेबिट साइड और राइट में क्या होगा? क्रेडिट साइड। अब देखिए ध्यान से, ये जो साइड है यहाँ एसेट्स को लिखते हैं और यहाँ लाइबिलिटीज को। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जिस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, जिस साझेदारी व्यवसाय को विघटित करने जा रहे हैं, उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तमाम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और सारे लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बोला कौन कौन से एसेट्स को लिखेंगे, कौन कौन से लाइबिलिटीज को लिखेंगे, वे सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्यूशन के समय में। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया। फॉर्मेट तैयार करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? हर एक टॉपिक को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो उसके बाद फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट रिकॉर्ड एसेट्स। यहां लिखा होगा स्टेज पे, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। तो देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूं और उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और समझ में आएगा। समझने की गारंटी है। रिकॉर्ड एसेट्स बोला, ये एसेट और लाइबिलिटीज। देखो कोई बिजनेस अगर पहले से चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म अगर पहले से चल रहा है, तो उस बिजनेस में तय बात है कुछ ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज होगा। एसेट्स का मतलब फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, इस प्रकार का एसेट्स होगा, जनरली होता है बिजनेस में। और इसी प्रकार से कुछ लाइबिलिटीज भी देखने को मिलेगा, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या अन्य प्रकार का कोई लाइबिलिटीज वहां देखने को मिलेगा। तो वो सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज कहां मिलेगा? वह पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पे अकाउंट्स अगर पहले से मेंटेन्ड रहा होगा तो वहां बैलेंस शीट होगा। उस बैलेंस शीट में तमाम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज मिल जाएंगे और हर एसेट्स का बुक वैल्यू भी उस बैलेंस शीट में लिखा होगा। तो बुक वैल्यू का भी हमें समझना, बुक वैल्यू की भी जरूरत है, उसको भी समझ लीजिए। किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू क्या होता है? जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ फिगर, जैसे लिखा हुआ बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000, बैलेंस शीट में स्टॉक 50,000, डेटर 80,000, ऐसे लिखा हुआ है, तो वो उस पर्टिकुलर एसेट्स का बुक वैल्यू है। उसी प्रकार से बैलेंस शीट में अगर लिखा हुआ क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 10,000, तो ये जो लिखा हुआ है ये बुक वैल्यू है। क्लियर है? एसेट्स और लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने में अगर मजा आ रहा होगा ना,
तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसके हिसाब से उसी एनर्जी के साथ बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश मैं करता हूं। तो आइए, रिकॉर्ड एसेट्स, अभी हमने आपसे कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लिया। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कुछ एसेट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट सम एसेट्स। बोला किसको छोड़कर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप जो बैलेंस शीट में से एसेट्स को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट क्लोज हो सके। एसेट्स को क्लोज करने के लिए उन सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो बोला कुछ एसेट्स को छोड़ना होगा, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। बोला कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी कहते हैं या एक्यूमुलेटेड लॉस भी कहते हैं। अक्सर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एक अकाउंट दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस करके एक अकाउंट दिखेगा जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। तो उस लॉस को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो देखिए क्या है, डेबिट द रियलाइजेशन अकाउंट विद द बुक वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस। आप क्लियर है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बुक वैल्यू पर वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखेंगे, किसको छोड़कर, अच्छे से समझिए किसको छोड़कर, तो बोला एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ देना चाह रहा हूं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल जो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, ठीक है। बोला ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़कर सभी एसेट्स को रियलाइजेशन के कौन से साइड में लिखना है, तो बाबू डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला क्या लिखेंगे, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में एसेट्स के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है क्या लिखेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। इसके बदले आप टू सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं, और टू एसेट्स के नीचे आप सारे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू एसेट लिखा आपने, अब उसके नीचे हर एक आइटम लिखेंगे, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटा, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं विथ इंडिविजुअल एसेट। हर एक टू एसेट्स के नीचे हर चीज लिखेंगे, टू एसेट लिखा आपने रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर्टिकुलर में आपने टू सन्ड्री एसेट्स लिखा या टू एसेट्स लिखा। अब उसके नीचे आप फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है, उसका बुक वैल्यू वहां लिखते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वो सारे एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अच्छे से मजा आने वाला है, ठीक है। अब क्या है, रिकॉर्ड लाइबिलिटी, जैसे एसेट्स को बैलेंस शीट से उठाकर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, एसेट्स को बैलेंस शीट से उठाए और हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया बुक वैल्यू पर, कुछ एसेट्स को छोड़कर, लेकिन एक्सेप्ट सम एसेट्स, किसको छोड़कर, तो बोला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल को छोड़कर। अब उसी प्रकार से जिस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, उस पार्टनरशिप फर्म के जो लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किस साइड में, तो एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के डेबिट में, तो आप समझ लो कि लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो आपके मन में सवाल होगा, जिस प्रकार से कुछ एसेट्स ऐसे थे जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किए, क्या लाइबिलिटीज में भी कुछ ऐसे लाइबिलिटीज हैं जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, हाँ है। तो लाइबिलिटीज में भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो बोला क्या है, तो आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, किसी पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो किसी भी फर्म के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आपको देखने को मिल सकता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस प्रकार का लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं होगा, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल भी आपको देखने को मिलता है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। तो अच्छे से समझिए, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस शीट से उठा करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, जिसके अंतर्गत जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, अगर ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है,
उसको भी हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो किसको ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रांसफर करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, बाहरी लाइबिलिटीज को। तो देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड लाइबिलिटीज। तो रिकॉर्ड लाइबिलिटीज में क्या है? क्रेडिट द रियलाइजेशन अकाउंट विद द बुक वैल्यू। आइए समझते हैं। क्रेडिट द रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड में लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। किसको? ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, समझिए, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बोला इसमें आता क्या है? तो क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है। इंटरनल लाइबिलिटीज को क्लोज नहीं करेंगे, किसको करेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। चलिए बढ़िया है, अच्छे से समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, बोला पार्टनर्स कैपिटल को नहीं ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल को स्टूडेंट्स हम लोग उसका पार्टनर्स कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, अलग से एक लेजर बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। और बैलेंस शीट्स के में जो फिगर है ना, उस फिगर को पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस एज अ बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर एबीसी 3 पार्टनर है तो बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स का कैपिटल बना करके बाय बैलेंस बीडी एबीसी में तीनों का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जिसके अंतर्गत जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इस प्रकार का कोई अगर आइटम है तो क्या करेंगे? बोला ये तमाम सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के जो आइटम्स हैं, इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। मामला फिनिश हो गया। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि लाइबिलिटीज को हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, जो भी हम लोग समझ ही चुके थे। राइट कहां लिखना है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में राइट बाय लाइबिलिटी या बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखेंगे, और उसके नीचे हर एक आइटम को लिखेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तमाम सारी चीजों को, ठीक है। क्या है? विथ इंडिविजुअल लाइबिलिटी एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है? कहा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आगे आइए। तो बोला लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया, एसेट्स को क्लोज कर दिया, कहां ट्रांसफर करके? एसेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब क्या है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब समझिए क्या है मैटर ये। तो बोला रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब ये होता है कि जो सारा एसेट्स है, जिस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जा रहा है, उस फर्म में जो भी एसेट्स है, अब उसको बेचना। तो एसेट्स को बेचने की प्रक्रिया को रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कहते हैं। एसेट्स के बेचने की प्रक्रिया को रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कहते हैं। तो अब एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। एसेट्स को बेचकर जो पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से ना लाइबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा। एसेट्स को बेचकर जो पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए। तो जब एसेट्स को बेचेंगे तो फर्म में पैसा आएगा। अब एसेट्स को बेचने का एंट्री रियलाइजेशन में कहां होगा? अब ध्यान से समझिए। तो देखिए, इफ एनी एसेट इज सोल्ड, रिकॉर्ड द सेल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छे से समझिए, कोई भी एसेट्स अगर आप बेच रहे हैं, कोई भी एसेट्स बेच रहे हैं, तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड द सेल अमाउंट, एसेट को बेचकर जो पैसा आया उसको कहां लिखेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, आइए हम लोग समझते हैं कौन सा टर्म लिखेंगे। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है बाबू, क्या लिखेंगे यहां? बोला बाय कैश या बाय बैंक। अगर करेंसी में पैसा मिला बाय कैश लिखेंगे, चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, आरटीजीएस मिला, ऑनलाइन पेमेंट मिला तो बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। ये एसेट्स के बेचने का एंट्री कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ में एक और बात बता देना चाहता हूं। कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है ना, कि कोई पार्टनर जो है उस फर्म में से कोई एसेट ले लेता है। कोई पार्टनर के द्वारा अगर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है, वैसे भी बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट किसी ना किसी पार्टीज को बेचना ही पड़ेगा, कोई ना कोई पक्षकार एसेट्स को खरीदेगा, ठीक है। तो बोला उस कंडीशन में पार्टनर को अगर कोई एसेट पसंद है तो वो एसेट ले सकता है। अगर मान लो किसी पार्टनर को कंप्यूटर पसंद है तो कंप्यूटर ले लिया, किसी पार्टनर को अगर फर्नीचर पसंद है तो फर्नीचर ले लिया। एक एग्रीड वैल्यू के साथ पार्टनर ही डील कर लेता है। अगर किसी एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया हो, यह भी रियलाइजेशन प्रोसेस ही कहलाएगा। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? रियलाइजेशन अकाउंट में कहां लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन को? तो अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई एसेट टेक ओवर किया जाता है तो उस इस ट्रांजैक्शन को कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर ए नाम का पार्टनर एसेट लिया, ए नाम का पार्टनर अगर फर्नीचर लिया तो क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल। कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल। और जो जिस वैल्यू में एग्रीमेंट हुआ, जिस वैल्यू में ए ने लिया, वो वैल्यू 1 लिख देंगे।
तो क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। अगर कंप्यूटर लेगा तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। अगर मान लो बी ने लिया स्टॉक, बी ने स्टॉक ले लिया, तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय बीज कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्टॉक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्टॉक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं, तो एसेट्स, और अगर एसेट्स किसी पार्टनर ने लिया तो क्या करेंगे रियलाइजेशन में, तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, कोई भी एसेट अगर कोई पार्टनर ले जाता तो ये बात भी समझना है कि उसका कैपिटल घटता है उस पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इस बात को लिखेंगे ना, तो उस पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन लिख करके उसके कैपिटल को घटा देंगे, क्योंकि वह पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एसेट लेकर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जैसा कि हमने कहा एसेट्स को बेच दिए, अब पैसा आएगा, उस पैसों से भुगतान किसको करेंगे, लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटीज को पेड करने की प्रक्रिया को सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कहते हैं। लाइबिलिटीज को पेड करने की प्रक्रिया को सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, डेबिट द रियलाइजेशन अकाउंट with the payment amount of cash, with the payment amount as to cash या टू बैंक, लाइबिलिटी सेटल्ड। अब ध्यान से समझिए, एसेट्स को बेचे थे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे, लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो ठीक उसका उल्टा रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक। टू कैश कब लिखेंगे, टू बैंक क्या लिखेंगे, तो आपको पहले से समझा चुका हूं मैं। तो लाइबिलिटीज को अगर पेमेंट करते हैं तो टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लाइबिलिटी से पेमेंट करने वाले हैं, तो बोला क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा कुछ है। अब ध्यान से समझिएगा, ओपनिंग जो बुक वैल्यू है क्रेडिटर का, मान लो 10,000, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर 10,000 में सेटल होगा। हो सकता है 10,000 में सेटल हो जाए, 10,000 से कम रुपया में भी सेटल हो जाए, 10,000 रुपया से ज्यादा भी देना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से एसेट्स के बारे में मैं बोलना भूल गया। एसेट्स जो बिकता है सेल वैल्यू, वो सेल वैल्यू कोई जरूरी नहीं बुक वैल्यू के बराबर हो, बुक वैल्यू से कम में भी बिक सकता है, बुक वैल्यू से ज्यादा में भी बिक सकता है। तो जब एसेट जिस वैल्यू पर रियलाइज होगा उसके रियलाइजेशन का एंट्री उसी वैल्यू पर करेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज का पेमेंट जितना किया जाएगा, जितना में सेटल होगा, उतना ही लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट हम लोग कहां लिखेंगे, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में, एसेट्स का रियलाइजेशन के क्रेडिट में। कौन से वैल्यू पर, रियलाइज वैल्यू पर, जितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लाइबिलिटीज भी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है। अगर किसी लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कोई पार्टनर एग्रीड हो गया, सहमत हो गया कि भाई हम क्रेडिटर का भुगतान कर देंगे, चिंता मत करो, तो मान लो एक्स नाम का पार्टनर अगर किसी फर्म के लाइबिलिटीज को पेड करने के लिए रेडी हो गया, डिसोल्यूशन के समय बोले चिंता मत करो, हम इस क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, बोला रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो एक्स नाम के पार्टनर ने कहा कि हम पे कर देंगे, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, और जितना पेड किया वो अमाउंट लिख देंगे। अब देखिए, फर्म का लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे करता है तो उसका क्रेडिट बढ़ता है, उस पार्टनर का कैपिटल के क्रेडिट में उस अमाउंट को लिखेंगे और उसका कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा। अब एक चीज और कहना चाहते हैं, कभी कभी कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर है, उसको अगर बेच रहे हैं, तो उसका डायरेक्टली एंट्री हम लोग कहां कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसी प्रकार से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है जिसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं है, उसको पे करने का जिम्मेदारी आ गया, तो उसका हम लोग पेमेंट कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। इधर क्लियर हो गया, ये सारा चीज बढ़िया से क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, रिकॉर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कहानी चलेगी, डिसोल्यूशन का प्रक्रिया चलेगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की बात आएगी, तो बहुत सारे काम होते हैं। बोला एसेट्स को बेचवाना है, लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, एसेट्स के लिस्ट तैयार करने हैं, लाइबिलिटीज के लिस्ट तैयार करने हैं, कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कई सारे लीगल चार्जेस पे करने हैं, लॉयर्स को पेमेंट करना पड़ सकता है, कंसल्टेंट को पेमेंट करना पड़ सकता है। ये तमाम सारे जो खर्च डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, डिसोल्यूशन की प्रक्रिया में, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में होने वाले ये तमाम सारे जो खर्च हैं, जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का खर्च हो गया, क्लोजिंग कॉस्ट हो गया, ये तमाम सारे खर्च को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है, अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है, तो सीधे सीधे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश या टू बैंक और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन अगर
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर के द्वारा पे किया जा रहा है, पार्टनर कोई जिम्मेदारी ले रहा है, तो मान लो जेड नाम का पार्टनर जिम्मेदारी ले रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जितना पे किया हुआ है अमाउंट लिख देंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ, आइए रिकॉर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ देयर आर एनी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ऑन द रियलाइजेशन प्रोसेस दैट इज लीगल फीस क्लोजिंग कॉस्ट, क्या करेंगे इसको, तो डेबिट दीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश टू बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे देखिए कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब जब आपने रियलाइजेशन में एसेट को रिकॉर्ड कर दिया, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिया, एसेट्स को बेचने का पोस्टिंग कर दिया, लाइबिलिटीज को सेटल करने का भी आपने एंट्री कर दिया, अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, रियलाइजेशन में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये रियलाइजेशन का दोनों साइड है, ठीक है, ये हो गया बाबू डेबिट साइड और ये हो गया आपको क्रेडिट साइड। अब दोनों साइड कंपेयर करते हैं। पहला केस, मान लो कि रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो जब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, फायदा ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, जितने पार्टनर है, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे वहीं दूसरी ओर अगर क्रेडिट ज्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, डेबिट साइड का टोटल कम, तो तय बात है कि प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जो पीएल रेशियो है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आते हैं बाबू, बोला फिर से एक हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, बोला ये मामला क्या है, ये फॉर्मेट ऐसा है, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है ना। बोला अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का टोटल कम हो, तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वहां क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी, जो भी है, ठीक है, समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ गए। इसका मैं एक्चुअल फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप इस वीडियो में बने रहेंगे। आफ्टर ऑल एंट्रीज फाइंड द बैलेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, बोला आपने सारा पोस्टिंग कर लिया, आप बैलेंस कर लीजिए किसको, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस फिगर निकाल लीजिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जाता हो रियलाइजेशन प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो रियलाइजेशन लॉस। चलिए आगे आते हैं। इन द क्रेडिट साइड इनफ्लोज इज हायर, तय बात है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो क्या आएगा, फिर से देखिए, इन द क्रेडिट साइड इनफ्लोज इज हायर देन द डेबिट साइड आउटफ्लोज, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अभी आपको समझा चुके हैं। उसी के ठीक दूसरी ओर, ठीक है, उसके ठीक दूसरी ओर देखिए ध्यान से, अब क्या है, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, दिस प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इफ द डेबिट साइड इज हायर, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है तो रियलाइजेशन में लॉस आएगा, और ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, तो डेबिट दिस लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस है तो इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में ट्रांसफर करें, क्योंकि लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल घटता है। फिर से सुनिए, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट के बंटवारे की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर रियलाइजेशन में लॉस आ जाए, उस लॉस को भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कहां, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, लॉस के बंटवारे की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्लियर है, बढ़िया से समझ गए होंगे, मजा आ रहा होगा, कंप्लेन आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने कहा था आपसे कि रियलाइजेशन के पूरे फॉर्मेट को मैं आपको समझाने वाला हूं। अब आप देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है रियलाइजेशन का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब यहां और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। हमने आपसे कहा था पहले भी कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स को हम लोग, उनमें से कुछ एसेट्स को छोड़कर बाकी एसेट्स को हम लोग बुक वैल्यू से ट्रांसफर करते हैं, कहां, रियलाइजेशन के डेबिट में। देखिए ये सन्ड्री एसेट्स है, ये जो सन्ड्री एसेट्स है, यहाँ टू सन्ड्री एसेट लिखिए, और सारे एसेट्स का नाम हमने यहाँ लिखा है, देखिए ये देखिए, ये सारे एसेट्स का नाम यहाँ आप देख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर है, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स, ठीक है, ये सारे एसेट दिख रहे हैं। ये सारे जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू, ये कहां से लाए हैं, बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ हमने यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ क्या नहीं लिखे हैं, यहाँ हम लोग बिजनेस के बैलेंस शीट में अगर किसी प्रकार का कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, या एक्यूमुलेटेड लॉस, वहां हम यहाँ नहीं क्लोज करते हैं, ठीक है,
उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। इसको हमने बुक वैल्यू पे क्लोज किया, कहाँ, क्रेडिट साइड में। इतनी बात समझ गया, कौन सा वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी भी नहीं है। अब आगे आते हैं, बोला एसेट्स को क्लोज कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए जिस एसेट्स को आपने क्लोज किया, जिस भी एसेट्स को क्लोज किया वो बिक कहाँ पे रहा है, रियलाइज कहाँ हो रहा है, कहाँ रियलाइज हो रहा है, ये देखिए, ये ना बाय कैश या बैंक, ये है ना। अब ये सेल अमाउंट, ये सेल अमाउंट है एसेट्स को बेचने का, ठीक है, एसेट्स को बेचे। और अगर कोई एसेट किसी पार्टनर के द्वारा ले जाएगा, देखिए पार्टनर्स कैपिटल लिखा, ये दोनों रियलाइजेशन का प्रक्रिया, एसेट को कैश से बेचे तो बाय कैश, और अगर कोई पार्टनर लग गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल हम यहाँ लिख लिए, ठीक है। इसमें तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब उसी तरीके से आप इधर देख लीजिए, अगर लाइबिलिटीज को पे करते हैं, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ एसेट्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को बेचे तो यहाँ लिखे, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं, देखिए टू कैश यहाँ लिखेंगे, और जो भी लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे वो अमाउंट हम लोग यहाँ पेमेंट वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे। अब देखिए टू कैश या बैंक किसके लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के लिए। अब ये सॉरी, ये जो कैश है ना, ये वाला कैश, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर कोई है तो ये उसके लिए है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की जानकारी मिले, उसको अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब आगे आते हैं फिर से, चलिए फिर से बढ़ते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, देखिए यहाँ पर, यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है ना, आइए समझते हैं, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ देखिए, है ना लिखा हुआ, टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ लिखा हुआ, आपको डेबिट साइड में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद जो डेबिट साइड में आपको देखने को मिला होगा, यहाँ क्या मिला, देखिए पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज टेकन, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, तो बताया था मैंने किसी पार्टनर के टेक ओवर करने से ये भी अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटीज को ले लेता है तो ये भी एक रियलाइजेशन प्रोसेस ही है, और इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन टू कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो पार्टनर लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया उस पार्टनर का नाम यहाँ डेबिट में लिखेंगे। जैसे अगर एक्स ने किया तो टू एक्स कैपिटल, वाई ने किया तो टू वाई कैपिटल, ठीक है। अब आइए ध्यान से, ये कुछ हो गया। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ टू कैश लिखा हुआ है, फिर से आपको यहाँ पर कैश दिख रहा होगा, ये कैश किसके लिए है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। ये सारा पोस्टिंग अगर हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या आएगा, लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या होगा, इस साइड क्या लिखेंगे। आइए हम इसको थोड़ा फिर से अच्छे से समझाएं, देखिए ध्यान से। आइए, बोला ये सब पोस्टिंग करने के बाद, ये सारा पोस्टिंग अगर आप कर लेते हैं तो पोस्टिंग के बाद कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो देखिए यहाँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। वहीं दूसरी ओर अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है, तो यहाँ देखिए लॉस, ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। बोला प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा, तो जो पीएल रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें बटेगा। अगर क्वेश्चन में पीएल रेशियो नहीं दिया हुआ है तो कैसे बटेगा, तो इक्वल रेशियो में बटेगा। जैसा पार्टनरशिप लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन है कि अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में किसी प्रकार का रेशियो का बंटवारा नहीं दिया हुआ है, लाभ हानि का बंटवारा का एक निश्चित अनुपात नहीं है, तो इक्वल रेशियो में बटेगा। स्टूडेंट अब देखिए, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के क्रम में आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं स्टूडेंट्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि वो सारे लोग इनसे जुड़ पाए, इस चैनल से जुड़ पाए। पढ़ाई कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा और उसके हिसाब से अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो आपको एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, आपको करियर बनाने में हेल्प करेगा, आप उसको करेंगे। स्टूडेंट एक बात और कहना चाहता हूँ, कॉमर्स एक बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही बढ़िया पेपर है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो ये पेपर आपको करियर में आपको बहुत बड़े मुकाम पर ले जाने वाला है, आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जाएगा, बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंट्स पे थोड़ा बढ़िया कमांड करिए, इंग्लिश पे थोड़ा कमांड करिए, कंप्यूटर पे कमांड करिए। इसके बाद आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बहुत अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। कई सारे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोफेशंस हैं, तमाम सारी चीजें अवेलेबल हैं। सारे आपके लाइफ का ये बहुत बड़ा सपोर्टिव चीज है। अगर आपने कॉमर्स लिया तो आपको करियर में बहुत आगे ले जा सकता है पेपर। स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो में इतना है, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।